myself Dr. Sushil Naik. In the NEET lecture, let's talk about the pedigree analysis. Student, ये pedigree आपको यहाँ पर दिख रही है. We can observe there are 3 generations given. This is the first generation where mother is affected or deceased, whereas father is normal. In the second generation, these are the 3 childs, the first, second, and the third, in which one male child is affected or deceased, one female child is affected, but this female child is not affected. In this third generation, some are affected, some are not. Remember that whenever you look at the pedigree, we need to observe whether all generations are affected or not. In fact, what I mean to say, at least one individual is affected in all generation, then that pedigree is always a dominant pedigree. हम देख सकते हैं कि हर एक जनरेशन में किसी न किसी को तो डिसीज है, एक भी जनरेशन ऐसे नहीं है जिसमें डिसीज नहीं देखने को मिलता. इसका मतलब ये हुआ कि ये पेडिग्री डोमिनेंट पेडिग्री है. यहां पर देखने से पता चलेगा, यहां पे मदर अफेक्टेड है, एक डॉटर और एक सन अफेक्टेड हुआ. यदि ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता तो यहां पर ये डॉटर अफेक्टेड है तो ये डॉटर भी अफेक्टेड या कैरियर होनी चाहिए थी. उसी तरह से ये जनरेशन की बात करें तो यहां पे पता चलता है कि फादर अफेक्टेड है, मदर नॉर्मल है. फादर अफेक्टेड है, एक सन अफेक्ट हुआ, एक डॉटर अफेक्ट हुई. अब फादर में से तो एक्स क्रोमोसोम आएगा ही नहीं, सन में वाई क्रोमोसोम आ रहा है, और फिर भी ये चाइल्ड सन अफेक्टेड है. फादर में से एक्स क्रोमोसोम यहां पर भी आएगा, एक्स क्रोमोसोम यहां पर भी आएगा, नंबर 4 नंबर 5 में. लेकिन 5 अफेक्टेड है, 4 अफेक्टेड नहीं है. भाई ऐसा कैसे होगा? फादर में से 1 एक्स क्रोमोसोम तो इनहेरिट होना ही है डॉटर में, और तो दोनों डॉटर अफेक्टेड होनी चाहिए थी. तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस नहीं है, ये ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है, जो मेल या फीमेल किसी में भी आ सकता है. एंड दैट्स व्हाई दिस पेडिग्री इज द डोमिनेंट ऑटोसोमल पेडिग्री. और एक पेडिग्री की बात करते हैं. लुक एट दिस पेडिग्री. देयर आर 3 जनरेशंस गिवन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, एंड दिस इज द थर्ड जनरेशन. मैंने पहले भी आपको बताया उस तरह से आपको पेडिग्री देखनी है, उसमें ये पहले ऑब्जर्व करो कि क्या हर एक जनरेशन में डिसीज है. यदि हर एक जनरेशन में एक इंडिविजुअल मिनिमम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर डिसीज है तो वो हमेशा डोमिनेंट ही होगी. लेकिन यहां पर देखने से पता चलता है कि फर्स्ट जनरेशन में मदर और फादर दोनों नॉर्मल है, फिर भी सेकंड जनरेशन में डिसीज है. तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट जनरेशन ही स्किप हुई. तो भाई ये रिसेसिव पेडिग्री ही है. दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है. तो इस केस में हम ऐसा देखेंगे कि यहाँ पे मदर फादर दोनों में से किसी को डिसीज नहीं है, लेकिन सेकंड जनरेशन में एक चाइल्ड, एक सन ऐसा हुआ जिसमें डिसीज है. तो क्या ये वाई क्रोमोसोम रिलेटेड था? तो तीनों के तीनों सन में डिसीज होना चाहिए था, लेकिन नहीं है. क्या ये एक्स क्रोमोसोम रिलेटेड है? तो मदर में तो था ही नहीं, फिर भी ये सन में आया. तो इसका मतलब यहाँ पर सेक्स लिंक होने की पॉसिबिलिटी कम है. आगे देखे, मदर में डिसीज है तो यहाँ पे डॉटर में डिसीज है, लेकिन ये तो तीनों डॉटर है. एक डॉटर में डिसीज आएगा, दोनों में नहीं आएगा. ये सेक्स लिंक्ड में कभी भी पॉसिबल नहीं है. यदि एक्स लिंक क्रोमोसोमल सेक्स लिंक डिसीज होगा तो मदर में डिसीज है तो तीनों में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पेडिग्री जो है ये सेक्स लिंक नहीं है.